हम बात करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 16 से, बट 16 जानने के पहले हमें एक सेक्शन पढ़नी पड़ेगी जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 80 जा आ। सर जा आ डबल जे डबल ए, हाँ इसको याद भी ऐसे ही करना है, सेक्शन 80 जा आ। सर ये जा आ बोलता क्या है? ये बात करते हैं सर डिडक्शंस की। लिखिए आप, डिडक्शन in respect of employment of new employee, in respect of employment of new employees। सर मतलब सर ये किस चीज के बारे में बात करता है? किसी चीज के बारे में बात नहीं करता है। एक तरीके से समझिए ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे कुछ डिडक्शन दे रहा है जो कि 30% होती है। हाँ सर मतलब मान लीजिए ये क्या कर रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है तो अपना हथियार चलाती है डिडक्शंस का, ठीक है। हाँ सर, तो अब वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको प्रमोट कर रही है? एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। तो उसने अपना हथियार चला दिया, एक यहाँ से तीर फेंका और इस तीर का नाम दे दिया उसने 80 जा आ, डबल जे डबल ए। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे 150 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उसमें से आपने 40 एम्प्लॉय नए भर्ती कर लिए और 20 एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले गए। इसका मतलब जाने के बाद आपके पास 170 एम्प्लॉय बचे। 150 शुरुआत में थे, 170 अब हो गए। आपने एडिशनल कितने एम्प्लॉयज जोड़ दिए कंपनी में? सर एडिशनल 20 एम्प्लॉय कंपनी में आपने जोड़ दिए। तो इस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे, इस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे, अगेन इस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे, मतलब 20 एम्प्लॉय को मान लीजिए आप 10,000 रुपया महीने का देते हैं, तो इस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे अंडर सेक्शन 80 जा आ में आपको डिडक्शन मिलेगी 30% की। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%, मतलब ये 20 एम्प्लॉय को 10,000 अगर आप साल का देते हैं, एग्जाम्पल है, तो 2 लाख का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 जा आ में, ठीक है सर। बट सर एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 150 एम्प्लॉय होते, आपके प्लस 40 आप नए लाते तो और माइनस 40 पुराने चले भी जाते तो आपका टोटल नंबर तो 150 तक था। तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भले ये 40 नए एम्प्लॉय आए हों, भले 40 नए एम्प्लॉय आए हों, बट आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय 150 से 150 ही रह गया है, ठीक है सर। सर बट एक बात और, अगर आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट पे आपको डिडक्शन मिलेगा तो इसका पक्का कोई क्राइटेरिया इन्होंने दिया होगा, इसका इन्होंने क्राइटेरिया दिया होगा कि ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे तो ही मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इट मींस कंडीशंस दी हैं टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जा आ। क्या दिया सर? पहली बात कि जो आपके एम्प्लॉयज हों उनकी सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए 25,000 रुपए से, मतलब उनकी सैलरी या तो 25,000 हो या उससे कम हो। दूसरी बात, वो एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में, वो एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में या आपके बिजनेस में एम्प्लॉयड होना चाहिए 240 डेज और मोर, 240 डेज और मोर। मतलब सर, मतलब मान लीजिए एकदम ईयर एंड पे आपने 1 मार्च 2020 को अगर किसी को एंट्री दे दी तो क्या इसकी भी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पे मिल जाएगा? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। आपके पास मतलब माना जाता है ना कि वो आप सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए हैं। सिग्निफिकेंट मतलब 240 दिन से ज्यादा अगर आपने उसको एम्प्लॉय रख लिया है, दैट मीन्स ठीक है, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट दी तो उसके एम्प्लॉयमेंट का, उसके सैलरी का जो खर्चा पड़ा आपको, उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरी बात, ये जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो पार्टिसिपेट करने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए किसमें? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, पार्टिसिपेट करने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई सर। बट एक इन्होंने एडिशनल बात यहाँ पे ये बताई है कि देखिए कुछ बिजनेस होते हैं सीजनल नेचर के। कैसे होते हैं सर? सीजनल नेचर के, सीजनल नेचर के। तो सारे बिजनेसेस के बारे में बात हम नहीं करेंगे कि आप बोलने लगे सर ये भी सीजनल है, ये भी सीजनल है, ये भी सीजनल है। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बता दिया है, एज लाइक मैन्युफैक्चरर की बात करें अगर हम, मैन्युफैक्चरर ऑफ अपैरल, फुटवेयर और लेदर, अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर, इनके लिए आप क्वेश्चन में याद रखेगा यही 3 नाम। इनके लिए ना ये 240 दिन की कंडीशन रिप्लेस होके 150 डेज हो जाती है। इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? सर यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ गई हैं, इन सब चीजों पे डिडक्शन मिलता है, ये होता है, वो होता है, पूरी बात सर हमें समझ में आ गई। अब आइए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सर क्वेश्चन पढ़ा दो, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 16। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2019। ये आपके साथ खेल रहे हैं, कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हैं। उसके बाद देखिए ये लास्ट में बोला कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर, दोनों आ गए ऑप्शन। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन की बात अभी बता देता हूं कि ऐसा होता है कि आप केवल कंप्यूटर सॉल्व करके इसको छोड़ दें, इसलिए प्लीज जब भी आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखे तो यहां पे इतना बड़ा स्टार अपने पेपर में मार दीजिएगा कि आप भूल ही ना पाए। मैं इवन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं बच्चा, ये चीज छूट जाती है, सच में ये बात छूट जाती है, इसलिए आप कर लीजिएगा। कोई भी गलती का स्कोप ना रह जाए एग्जाम में, हम इस चीज की प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हैं। ही कौन? मिस्टर ए एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। पहली बात, पुराना कोई बिजनेस था ही नहीं, इसी बार शुरू किया, तो जितने एम्प्लॉयज आपने भर्ती किए सब नए होंगे, और सब नए होंगे तो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, 80 जा का मिलेगा। ये मत सोचेगा सर पहली बार में थोड़ी मिलता है, मिलेगा मतलब मिलेगा। और जा कैसे मतलब जाते आते जो रहे एम्प्लॉयज, तो एडिशनल एम्प्लॉयज के लिए मिल गया हमको, ठीक है सर। द डिटेल्स टू होम आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75 मेरे आए, जिनका एम्प्लॉयमेंट डेट है 1 अप्रैल 2019। ये मेरे रेगुलर नेचर के एम्प्लॉय हैं और इनका मंथली एम्यूलमेंट पर एम्प्लॉय होता है 24,000 रुपए। ओके सर, 25,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है, रेगुलर एम्प्लॉय है, और यहाँ से पता चलता है कि 240 दिन से ज़्यादा ही हमारे पास काम किए हैं। दूसरे आ गए सर आपके ये एम्प्लॉय आ गए 125 वाले। 125 एम्प्लॉय की भर्ती हमने मई के महीने में कर दी, जो कि रेगुलर नेचर के थे, बट इनका इम्यूलमेंट सर, इनकी सैलरी 26,000 रुपया मासिक है सर, बट हमने तो बोला था कि 25,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला सर? 25,000 की लिमिट क्यों लगाई गई? शायद 25,000 की लिमिट इसलिए लगाई गई होगी, शायद मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर के पर्सन जो कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते होंगे वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड हैं, बट नीचे जो अपने मन से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए। इस बेसिस पे शायद 25,000 की लिमिट सेट की गई हो, मैंने प्योरली शायद बोला है, बट लॉ में लिखा है 25,000 मतलब 25,000। ये तो हम अपने मन से इसकी इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों 25,000 लिखा गया होगा, ठीक है सर। मतलब 80 जा इस पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आते 50 एम्प्लॉय की भर्ती 1 अगस्त 2019 को की, जो कैजुअल लगे थे 25,500 इनका इनरोलमेंट है सर। अगेन 25,500 25,000 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद तो बारी आती है सर 100 एम्प्लॉयज़ की, जो 1 सितंबर 2019 में आया है। आप जरा जोड़िए प्लीज़ अपने कैलकुलेटर पे, सितंबर के 30 दिन, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, टोटल आपके दिन 213 आएंगे। टोटल आपके दिन 213 आएंगे। मेरे तो 213 आए हैं सर जी, मेरे तो 213 आए हैं। आप प्लीज़ अपने पे कैलकुलेटर कर लीजिए, मैं 1 मिनट रुका हूँ। हाँ सर रुक जाओ, और ये याद रखना है आपको। ओ सुनो सुनो सुनो, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी 29 की है प्लस मार्च 31 का, 213 दिन। मतलब सर ये 240 दिन एम्प्लॉयड नहीं हो पाए, इसलिए इनके ऊपर भी नहीं मिलेगा ठीक है सर। अब बात करते हैं द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। भाई कैजुअल एम्प्लॉय आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इनको जा नहीं मिलेगा, बट रेगुलर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो इनको तो मिलेगा। इसका मतलब इन्होंने ये आरपीएफ की कंडीशन फॉल की, बट 26,000 ज़्यादा हो गया। ये भी आरपीएफ कर रहे हैं, इसका मतलब सर ये एलिजिबल है। 75,000 वाले एम्प्लॉय मेरे एलिजिबल निकल गए, क्योंकि ये आरपीएफ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका जो 240 दिन से ज़्यादा भी हैं, आरपीएफ में भी किया, 240 दिन से ज़्यादा भी रहे, और 25,000 रुपये से कम भी सैलरी है, ठीक है। कंप्यूटर डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल to Mr. A for 2021 if the profit and gain derived from manufacture of computer that year is 75 lakh and his total turnover is 2.16 करोड़। सर हमें 80 जा निकालना है, क्योंकि बोला है इसने अगर कोई भी डिडक्शन इनको मिलेगा तो बताओ। आइए सर, ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन आपने पूरी हमें बात बताई थी, ये सेक्शन पता है किसको लगती है? जिसकी टैक्स ऑडिट होनी होती है 44 AB में। और सर 44 AB में टैक्स ऑडिट उसी की होती है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है। तो क्या इनका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हुआ है यहाँ पे? हाँ सर 2.16 करोड़ हो गया इसका टर्नओवर। ओके, इट मींस इनको 80 जा मिलेगा। अब कितना मिलेगा इस चीज को हम देखते हैं। मिलेगा ये तो पता चल गया, अब कितना मिलेगा। मिस्टर ए एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जा
since he is subject to tax audit under section 44AB for the assessment year 21 as his turnover from business exceed 1 crore and is employed additional employees during the period 1920. अगर ये जो ए है इंगेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स में तो क्या होगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी कितनी आ गई। आप वर्किंग नोट पे आते हैं, चलिए वर्किंग नोट इन्होंने क्या बोला इसको एक बार देखते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हम पहली बात तो केवल वही ले रहे हैं जो मेरे लिए 80 जा वाले हैं। तो 80 जा वाले कौन है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर 350, बट लेस कर दिए कैजुअल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन 1/8/2019 हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इनको जा नहीं मिलेगा। रेगुलर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन 1 मई 2019 सिंस टोटल मंथली इम्यूलमेंट एक्सीड 25,000, इनको भी जा नहीं मिलेगा। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर 1 सितंबर 2019 सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड लेस देन 240 डेज, तो इनको भी जा नहीं मिलेगा। तो जा मिलना किसको है, केवल एडिशनल एम्प्लॉयड 75। सर हमने क्या कुछ अलग आपको यहाँ बताया था, हमने भी इन तीनों को काटा लगा के 75 को बता दिया। देखिए वर्बली ओरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बस प्रेजेंटेशन का पार्ट देखते जाना है। इसका मतलब हमको सिर्फ 75 एम्प्लॉयज पे डिडक्शन मिलेगा। अब हम देखेंगे ना 75 एम्प्लॉयज का इम्यूलमेंट कितना था, तो आप क्वेश्चन में देखिए 75 एम्प्लॉयज को 12 महीने तक हमने एम्प्लॉयड रखा है। 75 एम्प्लॉयज को 12 महीने तक हमने एम्प्लॉयड रखा है और 12 महीने तक हर महीने की इनकी तनख्वाह जो है, जो पगार मिलती है इनको, वो 24,000 रुपये मिलती है। तो इफ आप कैलकुलेट करें 75, प्लीज कैलकुलेट करिए 12 × 24 × 75, ये आएगा आपका 2,16,00,000 रुपए। और हमको सर 80 जा में डिडक्शन कितना मिलना है, इसका 30%। तो इसका 30% अगर आप निकालते हैं तो किस 2,16,00,000 का 30% सर आता है। देखिए मैं भी कैलकुलेटर कर रहा हूं यहाँ पे, आप भी प्लीज चलाइए। 64,80,000 रुपए का सर डिडक्शन हमको मिल जाएगा। क्या ये बिल्कुल भी टफ था? सिर्फ कि एक फिगर को आप 1 महीने की सैलरी दी है, उसको 12 महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, उस 12 महीने की सैलरी का 30% डिडक्शन है। सिर्फ इतनी छोटी सी बात। अगेन सोचिए किसी एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी कितनी मिलती है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हुई उसका 30% डिडक्शन दे दो। सिर्फ इतना छोटा सा आंसर है, सिर्फ इतना छोटा सा आंसर। और इसको करने के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं कि ये तो भाई सीपीटी में दे दो ये वाला क्वेश्चन कि 1 महीने की सैलरी कितनी, 12 महीने की निकालो, 30% डिडक्शन। देखा हाँ सर, इतना ईजी था बिल्कुल। आइए देखते हैं क्या किया इन्होंने। डिडक्शन निकाला आप 24,000 × 12 × 75 वर्किंग नोट के थ्रू बता दिए क्यों 75 एम्प्लॉय के लिए हैं। 2,16,00,000 का क्या डिडक्शन, जा के अंदर कितना मिलेगा 30%, तो 64,80,000 रुपये आ गया सर। कैलकुलेट कर लिया। बट नोट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें देने हैं। नोट्स वही होंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। सिंस कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दे डू नॉट क्वालिफाई द एडिशनल एम्प्लॉयज। ठीक है। फर्दर 125 रेगुलर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड फॉर 1/5/2019 डू नॉट क्वालिफाई फॉर द एडिशनल एम्प्लॉयज सिंस द मंथली इम्यूलमेंट एक्सीड 25,000। ये लोग 25,000 से ज्यादा कमा लिए इसलिए नहीं हो पाए, और ये लोग कैजुअल एम्प्लॉय था, आरपीएफ नहीं करते थे इसलिए नहीं कमा पाए। और इसके लिए लिख दिया होगा कि 240 दिन से कम काम किए इसलिए नहीं कमा पाए। मतलब ये बात जो है ना, इसको आप स्किप मार सकते हैं। आई कैन से दैट इट्स स्किप बिकॉज आपने यहाँ रीजनिंग दे दी है। अब दूसरा वाला पढ़ें। एज रिगार्डेड 100 रेगुलर एम्प्लॉयज इम्यूलमेंट 1/9/2019 they were treated as additional employees for previous year 2021 if they continue to be employed for that year of minimum 240 days। यही बात लिख दी यार यहाँ पे भी। मतलब ये दोनों जो नोट लिखा है, इस नोट में कोई बात नहीं लिखी है, इस नोट में यही बात लिखी है जो यहाँ पे आपने शॉर्ट में लिखी है, तो आप समझ सकते हैं। ओके सर। बट अगेन क्वेश्चन का एक पार्ट बचा है सर। अगर ये मैन्युफैक्चरर होता फुटवेयर का, सर फुटवेयर का मैन्युफैक्चरर होता तो कुछ एडिशनल चीजें हो जाती। फुटवेयर के मैन्युफैक्चरर होता तो सर कुछ एडिशनल चीजें क्या हो जाती सर। ये जो 100 एम्प्लॉयज 1/9/2019 में आए हैं, जो सर कितने दिन के लिए थे, यहाँ पे मैंने डेज कहीं लिखे थे जहां तक मुझे 13 दिन एम्प्लॉयड थे सर। 213 दिन एम्प्लॉयड थे, इनके लिए तो 150 दिन की लिमिट है। मैंने क्या बताया था, फुटवेयर नेक्स्ट 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 प्लीज 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 फुटवेयर अपैरल और दूसरा लेदर इंडस्ट्रीज। तो इन तीनों के लिए तो 150 दिन ही चाहिए। ये तो 150 दिन से एक्सीड कर गया, इसलिए इनको भी अलाउड कर दिया जाएगा। तो टोटल 175 एम्प्लॉयज की सैलरी हम देखेंगे। ठीक है, आइए सर देखते हैं। क्योंकि मिस्टर ए इंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर, तो जो ए इंगेज है ना बिजनेस ऑफ फुटवेयर के लिए, इनके लिए इंटाइटल्ड होता है डिडक्शन सेक्शन 80 जा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कॉस्ट रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन 1/9/2019। इनका भी लग जाएगा सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड मोर देन 150 डेज फॉर द प्रीवियस ईयर। तो 2,16,00,000 तो पुराने वाले आ गए जो 1/4 से मेरे अंदर एम्प्लॉयड थे, और 7 महीने के लिए मतलब 1 सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये जो 7 महीने के लिए 100 एम्प्लॉयज आए 24,000 रुपये महीने की, इनकी भी इनकम जुड़ जाएगी। तो 3,84,00,000 प्लस 2,16,00,000 करिए 3,84,00,000
नहीं 3,84,00,000 नहीं है, 2,16,00,000 प्लस 24,000 इंटू 7, 24,000 इंटू 7 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो आता है 16,80,000। यहाँ पे आता है 16,80,000 नहीं 1,68,00,000। ये आ गया आपका 1,68,00,000 और 2,16,00,000 प्लस 2,16,00,000 अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आता है 3,84,00,000। इसका 30% डिडक्शन मिल जाएगा और इसका 30% आता है आपका 1,15,20,000। कहाँ से ये क्वेश्चन टफ था कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें। सर इसका मतलब ये क्वेश्चन था बहुत आसान, आपने सही बोला, केवल 30% ही हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिस्टर ए। अब आपको स्पीड अप होना पड़ेगा क्योंकि सारे प्रोविजन हो चुके हैं, एक दो पॉइंट्स कहीं के बचे होंगे तो बचेंगे, वरना सारे प्रोविजन अब आपको हो चुके हैं। एंड प्लीज डिडक्शन सेम डे करिएगा, जिस दिन आपने डिडक्शन उठाया उस दिन पूरा डिडक्शन कर लीजिएगा। 2-3 बातें और, क्लासेस पढ़ते समय पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, बुक नहीं देखेंगे, केवल क्लास देख के फिर पीछे बैठ जाइए, उसके बाद फिर पॉज करके आपको जो करना है करिए। दूसरी बात, अगर क्लासेस देखते समय सर आपको कुछ चीजें बार बार आपका ध्यान किसी एक क्लास पे चल जा रहा है उसको कहीं ब्रेक कर दीजिए, न्यू क्लास स्टार्ट करिए या वहां से जंप करा के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। बार बार इस लूप में आपको नहीं फंसना है वरना आप फंस जाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है सर। मिस्टर एक रेसिडेंट है जो इंडिविजुअल एज 61 ईयर हैज अर्न बिजनेस इनकम कंप्यूटेड 1,35,000, लॉटरी इनकम इनकी 1,20,000 है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 आल्सो इंटरेस्ट ऑन एफडी 30,000। सर इनकी एज कितनी है? 61 ईयर। देखो ये 61 ईयर एज है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एडिशनल लिमिट है सर? हाँ, इंटरेस्ट ऑन एफडी तो सर 50,000 रुपए तक का सर डिडक्शन मिलता है, हमने पढ़ा है। हाँ सर ठीक है। विथ बैंक ही इन्वेस्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ 1,50,000 टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। What is the total income of Mr. A for the assessment year 2021? तो 2021 के लिए इनकी टोटल इनकम निकालनी है। पहली बात तो ये इनकम कंप्यूटेड थी, तो पहली बात हम बिजनेस इनकम कंप्यूटेड ये इनकी 1,35,000 ये निकाल ली है। ठीक है, कंप्यूटेड बिजनेस इनकम 1,35,000। इंटरेस्ट ऑफ अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखे तो इंटरेस्ट ऑन एफडी 30,000 चली गई। लॉटरी इनकम ये आपके लिए है कॉशन का मामला। लॉटरी इनकम पे ना 1,20,000 जो है, आपने ये पढ़ा होगा कि सेक्शन 112A मैंने बताया है 112A 112 115A एंड अदर स्पेसिफाइड रेट से एज लाइक जो लॉटरी इनकम है, कैजुअल इनकम है, इनका इन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता 80 की सीरीज का। चैप्टर 6A में जो सीरीज आते हैं मतलब सेक्शंस आते हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, मतलब लॉटरी इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस पे जो इनकम हुई है वो फ्लैट 30% रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। हमें यहाँ टोटल इनकम निकालना है, तो टैक्स तो नहीं निकालना है लेकिन टोटल इनकम में ये लॉटरी इनकम आएगी। आइए मैं इसको एक जगह से आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 60 ईयर और मोर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80 TTB, और 80 TTA में सेविंग बैंक वाला है जो 10,000 है। ठीक है, थ्रू द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 1,80,000, हाउएवर द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और शॉर्ट टर्म 111 एंड विनिंग ऑफ लॉटरीज ऑफ द एसएससी। मतलब ये चीजें नहीं डिडक्ट हो सकती है। ये जो हम 1,00,000 इसको परमिसिबल जो लिमिट हम दे रहे हैं उसमें से 112 शॉर्ट टर्म 111 वाला और विनिंग का डिडक्शन नहीं मिलता है। देयरफॉर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन कितनी हो जाएगी वो भी आगे देखते हैं हम। चलिए, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम तो 2,85,000 आ गए। इन्होंने 1,50,000 सर इन्वेस्टमेंट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। 80C की डिडक्शन यहाँ मिल सर, 80C की डिडक्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाली मिल गई, और जो 80 TTB का इनको इंटरेस्ट आया 30,000, 1,80,000 की डिडक्शन मिल गई। बट सर मेरी टोटल जो इनकम है वो है 2,85,000। टोटल इनकम है सर मेरी 2,85,000। इसमें से हम 1,20,000 रुपए वाली इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, 1,20,000 वाली इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। इट मीन्स मेरी टोटल इनकम तो 1,20,000 आएगी ही आएगी, तो हम डिडक्शन कितनी ले सकते हैं सर? 2,85,000 में से हम 1,20,000 डिडक्ट कर देंगे, मतलब 1,65,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। तो डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू 1,85,000 हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आप 1,35,000 और 30,000 पे डिडक्शन ले लियो, 1,20,000 पे डिडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो एक्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18, मिस्टर जी एज 42 ईयर्स हैज सैलरी कंप्यूटेड है। अगेन आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मत दे दीजिएगा, कंप्यूटेड है 5,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ही हैज अर्नड इंटरेस्ट ऑफ 14,500 ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। सर 80 TTA कुछ लगता है क्या सर?
80 टी टी ए कुछ लगता है क्या सर? हाँ, इनके लिए तो 10 ही हज़ार आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ सर जी, रख लेंगे ध्यान। कंप्यूट द टोटल ऑफ द मिस्टर जी ऑफ द असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम बतानी है मिस्टर जी की फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स और भी बता दिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस in cash amounting to 25,000 for insurance of life of his dependent parent, for his dependent parent in the insurance policy was taken on 15/7/2017 and the sum issued of life of his dependent parent is 2 लाख। इसको आप अगली बार देखेंगे। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कुछ आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, क्योंकि ये पेरेंट की बात कर रहे हैं बार बार, और हमने कहीं 80C में पेरेंट पढ़ा था, 80D में पेरेंट पढ़ा था, आप याद करिएगा। आज आपको डिडक्शन क्लास पूरी एक ही दिन में करनी है, ये 2-2.5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ हिम। भाई बेटा डिपेंडेंट हो या ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बेटा तो बेटा होता है, तो डिपेंडेंट है नहीं है, अलाउड होगा यहाँ पे। द सम एश्योर्ड ऑफ लाइफ ऑफ हिज सन इज 2.5 लाख एंड द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 30/3/2012। सर यहाँ पे एक चीज याद रखिए, 1 अप्रैल 12 से पहले किए हैं, तो सर सम इश्योर्ड का 20% यहाँ पे हमको पहले मिलता था, जहां तक हमें याद आ रहा है। हाँ सर, सम इश्योर्ड का 20% मिलता था, तो सम इश्योर्ड का सर 20% जो है वो आएगा सर 50,000 रुपये, बट हम प्रीमियम का 24,500 ही दिए, तो 24,500 पूरा अलाउड हो जाएगा। हाँ सर, अलाउड हो गया। उसके बाद हम देखें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ऑफ 22,500 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, खुद की लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1/4/2012 के बाद, मतलब सर 10% ऑफ प्रीमियम जाता है, सम इश्योर्ड का 10%, तो एंड द सम इश्योर्ड इज 2 लाख, तो 2 लाख का 10% मतलब सर प्रीमियम का अमाउंट कितना अलाउड होगा सर? 20,000। 22,500 भले ही प्रीमियम पे किए, लेकिन अलाउड कितना है? 20,000। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ। 26,000 पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, 80D भी आ गया यहाँ पे। अब 80D जो आया, बहुत बार समझाया यार, बहुत मन से समझाया था कि 25,000 रुपए के ऊपर की लिमिट इस पर नहीं लगती है, बात मान जाओ। 25,000 मतलब 25,000 मतलब 25,000, ठीक है सर। 1,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप, ये देखो, एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिज पेरेंट हु आर सीनियर सिटीजन। सर आपको याद आ रहा होगा, अगर ये खुद के लिए 25,000 की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके, तो ये 1,500 कैश में पे किए हुए, आपको बस डराने के लिए दिया, आपसे गलत करवाने के लिए दिया, कैश में दिया, आप अलाउड कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, 15,000 अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 25,000 के एग्जॉस्ट हो चुकी है। बट पेरेंट्स की तो 25,000 भी पूरी बची है सर, पेरेंट्स की जो पूरी 25,000 बची, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए का प्रिवेंटिव का खर्चा किया, मतलब 80D में इनको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए प्लस 4,500 रुपए। अभी मैं इसको उस पिक से आपको दिखा देता हूं फिर से, जिस पिक को हमने देखा था, ठीक है। पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक ऑफ MBA कोर्स, 12 क्लास 12 के बाद MBA होता है फॉर हिज डॉटर, और डॉटर रिलेटिव की मीनिंग में आती है, तो 80 EE फॉर एजुकेशन में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पूरा डिडक्शन अलाउड है। अ सम ऑफ 15,000 डोनेटेड इन कैश, कैश 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 में डोनेशन तो सर अलाउड ही नहीं है। चलिए, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कुछ भी हो जाए सर, कैश में डोनेशन अलाउड नहीं है। 2,000 रुपए से ऊपर का डिडक्शन कैश में अलाउड नहीं है, तो ये तो सर अलाउड नहीं होगा। सर 80G तक की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब हम इस पॉइंट पे अगर आए, जिसको मैंने कहा था, आप सोचिए कि हमने कहीं पे भी पूरे 80C में ये पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट्स, कहीं पे भी 80C में सर ये बात लिखी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस 80D में तो लिखी है, बट 80C में नहीं लिखी। इसका मतलब ये 25,000 रुपए आपने दे भी दिए हैं, तो क्या हुआ सर? इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्होंने दुनिया भर की बातें कर दी है। देखिए, ये क्वेश्चन का पॉइंट है बहुत बड़ा, दुनिया भर की बातें की हैं कि भाई साहब उसने 1 अप्रैल के बाद किया, 1 अप्रैल 12 के बाद किया, सब में श्योर्ड है, आप 10% ही लेना एंड ऑल दैट, ताकि आप हर एक स्कोप उसने दे दिया कि आप गलत करें। बट ये 25,000 अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए किया गया खर्चा अलाउड नहीं है 80C के अंदर। अब हम 80D की जो आपको आए थे, 80D वाले सेक्शन पे एक बार लेके जाते हैं, आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 80D मैंने जहां पढ़ाया था, अगर आप अपने कॉपी में कहीं लिखा हो तो आप उसको खोल लीजिए, वरना हम तो खोज ही रहे हैं बेटा। अब हमें भी यानी हमने 80D आपको कहाँ पे वो पिक्स में प्रेजेंटेशन करके बताया था, बट लेट्स सर्च। हाँ सर, सर्च कर लो सर, बहुत ज़रूरी चीज़ थी।
80D वाली जो सेक्शन है ना, 80D और 80D वाली, इसमें आपको कंफ्यूजन होने वाला होता है। देखो ये वाली ये रही। सर इस सेक्शन में आपने जो बोला, देखो 25,000 इसने यहाँ दे दिए थे, थोड़ा साफ कर लो सर कर लो ना साफ, ठीक है। आपको कंफ्यूजन के लिए इसने एरिया क्या दे दिया है यार, ये साफ ही नहीं हो रहा है, अभी रुक जाओ। ये 25,000 जब आपने यहाँ अलाउड कर दिया तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 4,000 गलती से भी अलाउड मत कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 25,000 रुपए की है। और पेरेंट्स के लिए आप अलग से 4500 रुपए बस अलाउड करेंगे, ठीक है, यही बात थी। और सर 80 आईए वाली जो मैंने आपको एक आई होगी कहीं पे, लाइफ इंश्योरेंस के लिए IAIB करके आपको अगर मिल जाए, पेज 10 था ये, देखो इसका तो मुझे पेज पे याद है, पेज नंबर 10 था। हाँ ये देखिए, ये जो मैंने आपको डोनेशन के लिए बताया था ना, 80C 80CC, इसके लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, पेंशन यहाँ पे भी था, बट सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सा पेंशन था, यहाँ पे भी सर NPS में था, और यहाँ पे 1B में क्या था, एंड ऑल दैट, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, याद आ रहा होगा आपका कुछ ना कुछ। इस चीज का भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, ये भी आगे के सारे क्वेश्चनों में अभी तक भी आया और इसके बाद भी आएगा। तो ये दो चार्ट तो आप पक्का बना के रखिए अपने पास, ये जो चार्ट जो है, दोनों चार्ट आप अपने पास पक्का बना के रखिए, आपको बेनिफिट देंगे ये दोनों चार्ट। हम क्वेश्चन नंबर कहां तक कर चुके हैं, मैसेज ड्रॉप करके बताएंगे ही नहीं आप लोग, बताइए कितने गलत बात है। अकेला मास्टर बैठ के सवाल और जवाब दोनों खोज रहा होता है। हमने इलस्ट्रेशन कहां तक कर लिया भाई, कोई तो बता दो, अब सर्च ही कर लेते। मिल गया। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा आप समझ चुके हैं। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है जो हम कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी 5,50,000 इतनी दी थी, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के डिपॉजिट पे 14,500 दिया था। इनकी एज है 42 की एज है सर, मतलब इनको कोई हायर एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80 TTA वाला याद रखिएगा 10,000 ही मिलेगा। चलिए 5,64,500 रुपए पे आ गए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना मिल रहा है सर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना मिल रहा है, जल्दी बोलो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू लाइफ ऑफ मेजर सन 25,500, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं डिपेंडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ के ऊपर 2 लाख का 10% रिस्ट्रिक्टेड है सर, 20,000, मतलब 45,500 आपको 80C में डिडक्शन मिल गया। 80D में फादर के लिए जो हमने खुद के लिए प्रीमियम 26,000 पे किया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है 25,000 रुपए की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकर में अपने ऊपर कुछ भी खर्चा किया, अब कुछ नहीं मिल सकता, मैक्सिमम लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। और पिताजी के लिए, पेरेंट्स के लिए जो हमने खर्चा किया चेकअप पे 45 रुपए, वो मिल जाएगा, मतलब 29,500 रुपए यहां मिल जाएगा। सर सेक्शन ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। फादर के लिए जो 80C में सर गया, इस पे डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे इसको भी डिडक्शन नहीं लेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अंडर सेक्शन 80 सर जो एजुकेशन का लोन हमने दिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, विदाउट क्वांटम सर ये अलाउड होता है 6,500, बस इतना होना चाहिए। 12th पास की एजुकेशन के लिए होना चाहिए सर, 12th पास, MBA 12th के बाद किया जाता है। और बेटा बेटी या रिलेटिव या जिसके लीगल गार्जियन हो उसके लिए किया जाता है सर, हम लीगल गार्जियन भी हैं। 4500 यहाँ बात आ गई। TTTA सर इसके लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे 10,000 से ज्यादा का लोन, 10,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता, भले इनकम 14,500 हुई है सर। ये टोटल मेरा 45,000 प्लस 29,500 प्लस 6500 प्लस 10,000 91,500 आता है, जो इससे डिडक्ट करने के बाद 4,73,000 आता है। यही सर मेरा आंसर है, यही सर मेरा आंसर है। ये वहीं से भी टफ नहीं था, जिस तरीके से मैंने सेक्शंस के साथ आपको पढ़ाया, इसके बाद ये चीजें आपको इजी लगेंगी। एज पर सेक्शन 80C नो डिडक्शन इज अलाउबल, नोट्स कंपलसरी है लिखना, कंपलसरी। देखो एज पर सेक्शन 80C नो डिडक्शन इज अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट्स। ओ भाई दुख की बात, पेरेंट्स के लाइफ इंश्योरेंस पे कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट। मतलब पेरेंट्स के लिए हेल्थ एजुकेशन पे दिया है, लेकिन कहां नहीं दिया है, 80C में नहीं दिया। तो ये MCQ बेस पे आता है ना कि पेरेंट्स के लिए कहां नहीं मिलेगा, तो 80C डाल देना, नहीं मिलेगा, 80D में तो मिल जाएगा। Therefore, no deduction is allowable in respect of 25,000 paid for premium of life insurance for dependent parent of Mr. G. In respect of insurance policy issued after 1/4/2012, deduction shall be allowed for life insurance premium paid only to the extent of 10% of sum assured. हाँ सर 1/4/12 पे के बाद 10%, उसके पहले 20% है। इन केस इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/12 तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, ठीक है सर। देयरफॉर, इसलिए पहले इसने प्रोविजन बताया, पहले क्या बताया, प्रोविजन बता दिया, अब बता रहा है अब क्या, इस प्रोविजन में अप्लाई कैसे हुआ। देखिए वहां पे टाइम कम होगा कि आप इतनी बातें लिख पाए ना, वहां पे टाइम बहुत कम होगा। देखो 1 पेज 2 पेज का आंसर, और हम कितना शॉर्ट में इसको पढ़ लिए थे, हम तुरंत इसको रैंडमली यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बेटा ओरली सॉल्व किए थे। वहां पे टाइम आपको मिलना ही नहीं है कि आप इतना लिख पाए, सिर्फ यही लिखेंगे तो फिर आधा ही पेपर करके आएंगे, GST तो होगा ही नहीं। तो यहाँ आप सीधे लिखिएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन 25,500 अलाउड इन फुल्ली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर जी सिंस द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इशूड बिफोर 1/4/2012 एंड द प्रीमियम अमाउंट इज लेस देन 20% ऑफ 2.5 लाख रुपए। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमियम
पेड टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर जी, डिडक्शन अलाउबल ओनली 10%, 2 लाख का, इसलिए 10% 2 लाख का, क्योंकि वो 1/4/2012 के बाद लिया, इसलिए केवल 20,000 अलाउड होगा। अगर आपने सिर्फ ये वाली लाइन लिखी है, ये पैरा लिखा है, इसका मतलब आपको प्रोविजन पता था, तो आप प्रोविजन स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप करना है? स्किप करना नहीं है, बस टाइम सेव करने के लिए कहीं कहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक पेज का तो केवल लिखा हुआ है। आप लिखिए, 7 से 8 मिनट लिखने में सिर्फ लग जाएंगे, ये देख के कॉपी करने में लग जाएंगे सर। ओके, उसके बाद जब हम बात करेंगे 80D की, तो हम सीधे बताएंगे कि कैश प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन स्पेसिफाइड देयरइन फॉर द हेल्थ चेकअप, वो अलाउड है, और डिडक्शन उसका कितना मिलता है? 5,000 रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, बट अलाउ 25,000 रुपए टोटल होगा 80D के अंदर। ठीक है सर। और फर्दर डिडक्शन ऑफ 5,000 इन एग्रीगेट देख लीजिए, एग्रीगेट लिखा है यहाँ पे, shall be allowed in respect of health checkup of self, spouse, children and parents. In order to claim deduction under section 80D, the payment of health checkup can be made in any mode including cash. However, any payment made to health insurance premium has to be paid any mode other than cash. चलिए, प्रोविजन लिख दिया था ऊपर 80D, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं therefore in present case in the respect of premium 26,000 जो पेड की हैं, उस पर केवल हमको 25,000 का हमको डिडक्शन मिलेगा, और क्योंकि लिमिट ही 25,000 रुपए की है, क्योंकि और सिंस द लिमिट ऑफ 25,000 हैज बीन एग्जॉस्टेड अगेंस्ट द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नो डिडक्शन इज अलाउबल फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर स्पाउस एंड सेल्फ एंड स्पाउस, जो वाइफ के लिए कराया, लेकिन डिडक्शन हमको 45,000 रुपए अलाउड हो जाएगी, जो हमने अपने पेरेंट्स के हेल्थ एंड चेकअप के लिए यूज किया, सिंस फॉल्स विद इन द लिमिट ऑफ 5,000। ये जो डिडक्शन है ना, ये 5,000 के लिमिट में भी फॉल कर रही है, और ये 25,000 से भी बिलो है। ठीक है सर, दोनों लिमिट में फॉल कर गई। ठीक है सर। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G इन केस ऑफ द डोनेशन इज मेड इन कैश अ सम ऑफ एक्सीडिंग ₹2,000, जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे कि इस 82,000 से ऊपर की सर डोनेशन कैश में हो गई तो भी कोई नहीं है। Therefore, deduction under section 80G not allowed in respect of cash donation of ₹15,000। ठीक है सर, जो भी जिस चीज के लिए भी आप दिए, फैमिली प्लानिंग के लिए खरीदिए थे। As per 80TTA, deduction shall be allowed from the gross total income of an individual for Hindu undivided family in respect of income by way of interest on deposit in saving account include। अच्छा सर, पोस्ट ऑफिस में भी तो एक हमको मिलती है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग में भी डिडक्शन मिलती है, वो कितनी मिलती है और किस सेक्शन में मिलती है, आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। द एसएससी ग्रॉस टोटल इनकम सब्जेक्ट अ मैक्सिमम 10,000, देयरफॉर डिडक्शन ऑफ ₹10,000 इज अलाउबल फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जी थ्रू द इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 14,500, 10,000 मिलेगा। सर आप देख रहे हैं, अगर जब आप इस क्लासेस को आप 2 या 3 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है इतना। जब करेंगे तो आप क्लासेस का रिवीजन 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करिएगा, और जब आपने पूरा प्रोविजन पढ़ लेना तो अब फिर आप इस चीज को दोबारा मत पढ़ेगा, यहां से क्लासेस को स्किप कर दीजिएगा। हर जगह जहां नोट्स पढ़ने की बारी आएगी वहां पे आप स्किप कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं खोजता हूँ, और सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोजने की जरूरत भी नहीं है, आइए हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी हैं, 5 ही हैं। ओह सर देखिए, लेकिन चीज़ें अब आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत फास्ट लेन में हम लोग चलेंगे, 5 क्वेश्चन 15 मिनट बाद खत्म। क्यों सर? क्योंकि सब कुछ रिपीटेशन ही निकलने वाला है। अभी तक हमने देखा है इलस्ट्रेशन की चीज़ें ही एक्सरसाइज में रिपीट होती हैं, मतलब सर ये रिविजन में भी रिविजन है, प्रैक्टिस में अगेन प्रैक्टिस है। चलिए आइए, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फॉर मिस रोमा who has a gross total income of 15 लाख, 15 लाख इनकी इनकम है, इनकी एज कहीं बताया है? नहीं बताया है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग 1920। ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पॉलिसी 1/1/2012 सर 1/4/2012 के पहले की है, मतलब इनको 20% अलाउड होता है। 3,40,000 का 3,40,000 का 20% सर कितना आता है? पता नहीं कितना आता है सर, 68,000 आता है, बट इनका जो प्रीमियम है वो 68,000 से बिलो है, इसका मतलब सर इनको 80C अलाउड हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविडेंट फंड में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है 1.5 लाख, सर ये भी तो 80C में ही जाता है। हाँ तो सब डालो ना 80C में, बाद में बोल देगा 80C में, आप बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, इनका तो काम ही यही है। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ भारतीय महिला बैंक, अच्छा भारतीय महिला बैंक बैंगलोर से आपने जो रिपेमेंट किया है भारतीय महिला बैंक बैंगलोर में, ये भी चला गया इसी में सर। पेमेंट ऑफ LIC पेंशन फंड से ये भी चला गया, लेकिन ये 80CCC में जाएगा, याद करिएगा वो 80CCC में जाएगा, 80CCC 80CCD CCD1 एंड ऑल दैट, वो वाला चार्ट आपको बनाना है खुद ही। अब अगेन मेडिकल पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन मेडिकल प्रीमियम पेड बाय चेक 30,000 है, लेकिन सर ये 80D आ गया यहाँ पे, ये 80D आ गया और इसका क्वांटम ही है 25,000 से ज़्यादा यहाँ अलाउड नहीं होता है सर जी। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, इनके लिए सर 50,000 तक का अलाउड होता है। चलो सर 80D का ये 75,000 आ गया,
और यहाँ पे 80C से 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है, 80CC या 80CCC SC जितनी भी सेक्शन है, बट 80CCE में बोला है कि सब सेक्शन मिला के 1.5 लाख से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिल सकती, इसलिए 1.5 लाख सर 80C में मिल जाएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। मतलब सर मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए ये डिडक्शन मिलने वाला है और 75,000 रुपए ये डिडक्शन मिलने वाला है। आओ सॉल्व करते हैं भाई, आओ। कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 35,000 चला गया, किस चीज का? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो उन्होंने पे किया था, 20% तक अलाउड है। प्रोविडेंट फंड वाला 1.5 लाख रुपए और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर भारतीय महिला बैंक बैंगलोर वाला 20,000 चला गया। 2,05,000 तो सर इनका 80C में ही आ गया, बट रिस्ट्रिक्ट करता है कितना? 1,50,000 रुपया। चलो ठीक है। डिडक्शन अंडर 80CCC फॉर पेमेंट ऑफ टुवर्ड LIC पेंशन फंड 1,40,000, टोटल इनका आ गया 2,90,000। 1,50 प्लस 1,40 ये आप जोड़े हैं बस, ठीक है। बट एज पर सेक्शन 80CC एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80CCC अलाउड कितना है? 1.5 लाख रुपए तक। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा ना, अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख इसको अलाउड नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिख दीजिए, ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपकी एक प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी कि 80C की भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख थी, तो आपने 1.5 लाख अलाउड किया, और 80C प्लस 80CCC की भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आके 80C और 80CCC की जो मैक्सिमम लिमिट 80CCE में दी है वो भी 1.5 लाख है, वो भी आप अलाउड कर दिए। और 80D में जैसा कि हमने बताया कि पेमेंट जो किए थे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 30,000 बट 25,000 अलाउड था, और फादर के लिए 50,000 अलाउड होता है अगर सीनियर सिटीजन है, तो पेरेंट्स के लिए मतलब 50,000 अलाउड होता है, और यहाँ 52,000 किए थे तो 50,000 तक अलाउड हो जाएगा, 75,000। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे? मैंने कुछ बोला था क्या? हाँ सर 1.5 लाख, और आपने बोला था 75,000, यही दोनों अलाउड होगा। सर कुछ भी अलग आया है क्या? मैं आपसे अब ये बात जानना चाहता हूँ, कुछ भी अलग आया है क्या? नहीं सर 2,25,000 सेम टू सेम आया। सर आपको सब कुछ आता है, यू नो ऑल थिंग, आप सब कुछ जान चुके हैं अब, जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको बस अपना मोरल नहीं खोना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको सब कुछ आ चुका है जो अब आपके क्वेश्चंस में आने वाला है। 80% पेपर आप मेरे साथ इन क्लासेस में सॉल्व करके जाएंगे, 80% पेपर आप यहाँ पे सॉल्व करके जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आना है क्या सर? हाँ तो पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर मिस्टर आर whose gross total income was 6,40,000 for the financial year 1920 furnish you the following information। इनकी इनकम 6,40,000 है, इनकी एज नहीं दी है, तो इनकम यहाँ पे लिख लिया जाए 6,40,000 ताकि पेपर बार बार पलटना ना पड़े। स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन और रेसिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है 50,000 रुपए का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 50,000। याद करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में मैंने कहीं कुछ बताया था, पूरी सेक्शन फिर से हम नहीं पढ़ाएंगे। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 20,000। सर इसके लिए अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में कुछ पूछा था। डोनेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000 विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G एट अ एप्लीकेबल रेट, मतलब सर 80G भी आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन स्पाउस पेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा स्पाउस के लिए, हाँ ये भी ठीक है, तो 10,000 80E भी आ गया सर। कंप्यूट करना हमको टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टोटल इनकम कंप्यूट करना है। आइए हमारे इसने जितने भी सेक्शंस का रेफरेंस लिया सर, इसमें देखिए ओहो 80C में कुछ तो सीधे सीधे चल जाएगा सर। 80C में सीधा सीधा क्या चल जा रहा है सर? ये जो एक स्टैम्प ड्यूटी वाले घर का स्टैम्प ड्यूटी दी थी 50 लाख से कम में, उसके घर के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए जो हम स्टैम्प ड्यूटी पे की है ना, स्टैम्प ड्यूटी पे की है। चलो जो ये चीज़ है मैंने आपको नहीं बताई थी, ये क्वेश्चन ये इसी बार आया है। ओके 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 एक सेकेंड, स्टैम्प ड्यूटी घर का 50 लाख नहीं है, सॉरी वही मुझे याद आया, अब मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे की है फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और स्टैम्प ड्यूटी 50,000 की पे की है। भाई मैंने कहा लिंक नहीं आ रहा है कहीं, सॉरी बेटा, गलती से स्पीड के चक्कर में थोड़ी गलती होगी। अगर किसी घर की स्टैम्प ड्यूटी पे की है सर वो भी 80C में अलाउड होता है। 80C में बहुत से डिडक्शंस हैं, और अगर 5 ईयर का पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट करते हैं वो भी 80C में होल अमाउंट, जितने अमाउंट का डिपॉजिट के अलाउड होता है। तो यहाँ पे तो सर 80C 50 20 70,000 की तो सर 80C की लिमिट आ गई। मुझे ऊपर 80G, यहाँ पे हम गए थे आपको 80G बताने, बट याद आ गया कि 80C में मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन में। चलो सर डोनेशन अच्छा 80G बताने के लिए हम कहते हैं बता देते हैं, और ये तो आपको 80E पता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो जितना भी अमाउंट है 10,000 पूरा अलाउड हो जाएगा। सर इसमें आप बताओ, चलो अभी इसको मैं आगे फिर से बताता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 6,40,000 थी, तो 80C के लिए क्या क्या डिडक्शन मिलेगी?
50,000 ये और 20,000 ये। 80C की डिडक्शन स्टैम्प ड्यूटी जो हम पेड किए हैं वो, और 5 ईयर का टाइम डिपॉजिट किए हैं पोस्ट ऑफिस में वो। 70,000 का डिडक्शन सर 1.5 लाख तक अलाउड है, 70,000 ही लिए कोई बात नहीं। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन बीइंग फॉर स्पाउस बीइंग अ रिलेटिव 10,000। सर इतना मिल जाएगा, यहाँ तक सही है। 70,000 10,000 ये आप क्लियर पहुंच चुके हैं कि नहीं? यहाँ तक आप पहुंचे कि नहीं? सर पहुंच गए। अब 80G के लिए हमने कुछ पढ़ा था। 80G के लिए सर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जगह सर डिडक्शन मिलती है, कुछ जगह सर डिडक्शन मिलती है, और वो मिलती है 50% ऑफ जल्दी अपने मन में प्लीज बोलिए, कोई एक लिमिट आती थी? हाँ सर, एक 50% ऑफ लिमिट जो कि एप्लीकेबल लिमिट है उसके लिए 50% तक की ही मिल सकती है। सर अब ये लिमिट निकालने का उन्होंने बड़ा अलग तरीका बताया था कि हम पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, उसका 10% ही मेरी ये एप्लीकेबल लिमिट होगी, उसका 10% ही सर मेरी ये एप्लीकेबल लिमिट होगी। ठीक है सर, अब हमने ग्रॉस टोटल इनकम, ये ग्रॉस टोटल इनकम सर हम ग्रॉस टोटल नहीं सॉरी एडजस्टेड टोटल इनकम सर हम कैसे निकालेंगे? सर इसका भी इन्होंने ही तरीका बताया, 80G वालों ने इसका भी तरीका बताया कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना किसी भी एसएससी की, उसमें से सारे डिडक्शन दे दो 80 से लेके 80U तक के, एक्सेप्ट 80G। 80G छोड़ के सर सारे डिडक्शन दे दो। मतलब सर ये 6,40,000 में से इन दोनों का डिडक्शन हम दे देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका 10% हम लेंगे। जी हाँ, यही मुझे बताना था। और ये जो एक है ना डोनेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन 25,000 विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इस पे 50% ऑफ लिमिट का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो लिमिट कितनी आ रही है? पहले हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, तो 6,40,000 माइनस करिए 70 10 80 माइनस 80,000। प्लीज 6,40,000 माइनस 80,000 अगर आप करते हैं तो 5,60,000 आता है। सर 5,60,000 का 10% मतलब 56,000 रुपए सर हमको एलिजिबल है। हम 56,000 की ही डिडक्शन ले सकते हैं किसके अंदर? 80G में। 80G में सर हम 56,000 रुपए की ही डिडक्शन ले सकते हैं, बट हमने 80G में कंट्रीब्यूट सिर्फ 25,000 किया है, मतलब जितना हमने कंट्रीब्यूट किया इतने पूरे की डिडक्शन ले सकते हैं। जितना हम देखो 80G में हम 56,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते थे, ठीक है, बट हमने 25,000 कंट्रीब्यूट किया तो हम 25,000 की डिडक्शन लेंगे। इस तरीके समझिए, एक खाली बाल्टी है जिसमें 25 लीटर पानी आ सकता है, आप इसमें 25 लीटर पानी भर सकते थे, बट आपके पास 5 लीटर की एक बाल्टी है तो 5 लीटर तो आप भर ही सकते हैं। इसका मतलब पूरा इसको, हाँ सर, इस 5 लीटर वाली बाल्टी को आप खाली कर सकते हैं, मतलब 25,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट ये 50% ही डिडक्शन अलाउड होता है, इसलिए 25,000 का भी 50% ही आपको डिडक्शन अलाउड होगा। मतलब इस फंड में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आप, इस फंड में जितना आप डोनेशन करेंगे उसका 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 25,000 का 50% आपका आ गया 12,500 की डिडक्शन। समझ आया? हाँ सर आ गया। अगर कहीं गलती से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर कहीं गलती से ये 25 की जगह 55,000 होता ना तो आपको 50,000, ये जो नहीं, ये 25 की जगह कहीं पे 85,000 होता तो आपके लिए लिमिट तो 56,000 की आती, और आपने कंट्रीब्यूट 85,000 किया होता तो फिर 56,000 का 50% हम लेते हैं, क्योंकि तब भी 50% ही लेते, लेकिन 56,000 का ले लेते क्योंकि लिमिट है, लिमिट 56,000 पे आ गई। लेकिन यहाँ पे सर हम विद इन द लिमिट है, इसलिए जितना भी हमने डोनेट किया है उसका 50% डिडक्शन मिलना है, इसलिए हम 50% डिडक्शन 12,500 की डिडक्शन ले लेंगे। तो 80,000 प्लस 12,500, यहाँ तक 80,000 आया, तो 80,000 प्लस 12,500 होता है 92,500। टोटल इनकम 6,40,000 में से 92,500 घटा दीजिए, जितना आया ये आ गया आपका टोटल इनकम 5,47,500। बोलो 5,47,500। क्लियर है सर? क्लियर है। आइए इस चीज को पढ़ लेते हैं। नोट, इन केस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट द नेट क्वालिफाइंग अमाउंट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G। मतलब 80G को छोड़ के, यार मैंने बताया 80G को छोड़ के बाकी सब डिडक्ट करके निकाल दीजिए, वो इनकम आ गई, उसको वो होती है द एडजस्टेड टोटल इनकम इज, ये द एडजस्टेड टोटल इनकम गई इज देयरफॉर 5,60,000 आ गई। ठीक है, अब इसका 10% ऑफ विच, मतलब इसका 10% जो 56,000 है ना, विच इज हायर देन द एक्चुअल डोनेशन ऑफ 25,000, ये 56,000 25,000 से ज्यादा है, देयरफॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G वुड बी 12,500। क्यों? 25,000 तो डिडक्शन के लिए अलाउड है, लेकिन इसका डिडक्शन, वर्ड सुनिएगा प्लीज, 25,000 तो डिडक्शन के लिए अलाउड है, बट डिडक्शन इसका 50% की मिलती है। अगेन सर, अगेन
25,000 तो डिडक्शन के लिए अलाउड है, लेकिन डिडक्शन जितना खर्चा किया उसका 50% ही मिलती है, तो डिडक्शन 12,500 की ही मिलेगी। ओके सर, 50% ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे सर, पहुंच ही लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। सर 1 पहले कर लें। आइए सर 1 पहले कर लेते हैं। सर पानी पी लेते हैं हम भी और आप भी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आओ क्वेश्चन करते हैं मित्रों। तो मित्रों हमने शायद चौथा कर लिया है ना मित्रों, चौथा हो चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज 8,18,240। ऐसा आंकड़ा इन्होंने लिखा है 8,18,240, ठीक है। विच इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2,45,000। सर डिडक्शंस का चैप्टर हम कर रहे हैं तो हमें याद होगा 112, 112A, 115A या फिर अदर, जैसे कि लॉटरी इनकम, इन सबों की इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो पहले बात तो ये इनकम है दागी, इसमें दोष है और दोषपूर्ण इनकम, इस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसको रेड कलर से सर्कल कर दो सर। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 58,000। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 58,000 बोला है। अगेन सोचो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 58,000, क्या वो 115A वाला है? नहीं, तो ये है ओके। क्वेश्चन में आप यहां पे लिख सकते हैं क्वेश्चन इट इज ओके, ठीक है सर। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट विद द बैंक एंड 40,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक। फिक्स डिपॉजिट पे 40,000 आ गया और वहां से ये सब, चलो ठीक है, ये हो गया। मिस्टर चतुर्वेदी हैज इन्वेस्टेड पीपीएफ 1,20,000 एंड ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 51,000 रुपए। चलो ठीक है सर, ये भी कर दिया, 51,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस में पे कर दिया। इनकी एज कहीं लिखी है क्या? प्लीज चेक। हाँ, मिस्टर चतुर्वेदी 70 साल के इंसान है, सीनियर सिटीजन है सर। 80D 50,000 की लिमिट अलाउड है, तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए 50,000 की लिमिट अलाउड है। ओके सर। पीपीएफ में 80C में सर चला गया। पीपीएफ कहाँ चला गया? 80C में सर पीपीएफ चला गया। और भी कुछ गया है? आप सोचिए, अब आपको भी करना है। सर मिस्टर चतुर्वेदी कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G बाय वे ऑफ ऑन अकाउंट पे चेक। चलो अकाउंट पे चेक से क्या, ठीक है। कंप्यूटर टोटल इनकम ऑफ एंड टैक्स देयर ऑन, यहाँ पे हमको टैक्स भी निकालना है, बहुत बड़ी बात याद रखेगा। और जब भी किसी क्वेश्चन में 80C आ जाए तो मेरी एडवाइस है ये, और जो आपको माननी मानिए, मतलब आपके लिए कंपल्शन है ये, कि सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 80C एक बार छोड़ दो। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 80C एक बार छोड़ दो, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर 2,45,000 पहले तो मेरी इस 8,18,240 से माइनस हो जाएगी, क्योंकि इस पे कोई डिडक्शन मिलता नहीं है। इसके बाद सर ये 80D का हमको पता चल गया 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। और सर ये 80C में ये वाला 1,20,000 सर 80C में डिडक्शन चल जाएगा। ये भी हमें पता चल गया कि 80C में 1,20,000 रुपये डिडक्शन चल जाएगा। और सर एक सेक्शन होती है 80TTB। 80TTB जो होती है सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB, उसको अगर आप पढ़े हों, जो कि मैं वहां से आपको फिर से दिखाता हूँ सेक्शन। देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन थे इसलिए इनको 80TTB की बात हम करेंगे। तो एलिजिबल एसएससी कौन है? सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट होना चाहिए, हु इज द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे अपने कंडीशन में ठीक है। और हुज क्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वहां पे आप 80TTA ना निकाल दे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। 80TTA और TTB का डिफरेंस देखिए। अब बैंकिंग कंपनी ऑन विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये डिपॉजिट्स पे मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, मॉर्गेज लोन एंड कोऑपरेटिव, मतलब ठीक है, और पोस्ट ऑफिस, इन तीनों में कहीं आपने डिपॉजिट किया उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 50,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन और टू पार्टनर मेंबर वेदर डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म एओपी बीओआई, उन लोगों को नहीं मिलता है। वेयर इंटरेस्ट इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी डिपॉजिट हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एओपी बीओपी, इन लोगों को नहीं मिलता है। चलो ठीक है, आपको क्या दिखाना था? ये डिपॉजिट्स पे मिलता है। और 80TTA किस पे मिलता है सर? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट पे। लेकिन डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड हाउएवर नॉट अवेलेबल टू अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। मतलब सर अगर आपको 80TTB में डिडक्शन मिल रहा है तो आप 80TTA में डिडक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ यही लाइन दिखाने के लिए आपको हम यहाँ तक लेके आए हैं।
सिर्फ यही लाइन दिखाने के लिए आपको हम यहाँ तक लेके आए हैं। तो आप वहाँ पे सीधे 50,000 हायर की अगर आपको डिडक्शन मिल गई तो आप लोअर की तरफ क्यों शिफ्ट करेंगे? आप वहाँ पे जो गलती कर सकते थे 80 टीटीए की डिडक्शन लेने की, वो गलती ना करें, इसलिए आपका दिमाग पहले ही 80 टीटीबी में जाना चाहिए। जहां आपने सीनियर सिटीजन देखा, मैंने जब इंटरेस्ट की अमाउंट देखा तो मैंने सोचा अगर ये 80 टीटीबी में जाने वाला लग रहा है, क्योंकि 10,000 के आसपास अमाउंट था नहीं, तो मुझे लगा कि 70 प्लस, उसकी 60 प्लस एज होगी, एज निकली 70 साल। अब आपके दिमाग में 80 टीटीबी ही पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर 80 टीटीबी मिला तो 80 टीटीए नहीं मिलेगा। ओके ओके, क्वेश्चन पे आइए, अपने क्वेश्चन पे आ गए सर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या अर्न किया, देखिए टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूड, इनकी इनकम इस 8,18,000 में क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट ऑफ इनकम 12,000 फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट, बैंक के डिपॉजिट से 12,000 रुपए विथ बैंक, एंड 40,000 फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। 40,000 प्लस 12,000 मतलब सर 52,000 तो इनका इंटरेस्ट है, बट 80 टीटीबी में कितना इनको मिलेगा डिडक्शन? 50,000 की डिडक्शन 80 टीटीबी में मिल जाएगी। अब बचा 80C, उसको छोड़ के पहले आके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर सी चतुर्वेदी जी के लिए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ग्रॉस टोटल इनकम इनकी कितनी है? 8,18,240। बोलो मेरे साथ, ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो सर जी, ये हट गया। ये इनकम दोषपूर्ण थी, मेरी दोषी इनकम थी, जिसपे हमको डिडक्शन नहीं मिलता है, तो 5,37,240 आ गया। माइनस करके देखना कैलकुलेटर पे, क्या यही आता है? हाँ सर यही आएगा, ठीक है चलो। अब हम चैप्टर 4A की डिडक्शन लेंगे, सारी की सारी एक्सेप्ट 80G। 80G छोड़ के सब सॉल्व कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 80 से इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपीएफ 1,20,000 और 80D 50,000। ऊपर बात हो गई है, रिपीट नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 80 टीटीबी 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। सर ये 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सर अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप ये पढ़िए पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80 टीटीबी इज अलाउड टू अ सीनियर सिटीजन इफ ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक डिपॉजिट, बोथ फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में मिले या फिक्स डिपॉजिट में मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर टीटीबी में चले गए तो टीटीए में मत जाइएगा, इसलिए 10,000 वाले पे दिमाग मत लगाइएगा। होता क्या है स्टूडेंट बीइंग स्टूडेंट कि 80 टीटीए आप पहले लगा देते हैं 10,000 सोचते ही, जैसे ये क्वेश्चन देखे 80 टीटी, अब आपका टीटीबी की तरफ दिमाग ही नहीं जाता है। सच ये दिमाग ही नहीं जाता है टीटीबी की तरफ, इसलिए मैंने बोला अगर एज आपको दिख गई तो तुरंत कोशिश होना है कि टीटीए लगाएं या टीटीबी लगाएं, क्योंकि अगर बी लग गया तो ए ना लग पाई। ठीक है सर। अब बंगाली भाषा भी बोलनी, पंजाबी बोलनी, अब ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अलाउ ओनली इफ द अमाउंट इज पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश। सर और वो भी कब? अगर वो अमाउंट 2,000 से ज्यादा हो जा रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट दिए, कितना दे दिए सर हम? सर यहाँ पे सर हमने डोनेशन 50,000 का दिया, बट कैश में नहीं दिया है, इसलिए 80G अलाउड है, बाई अकाउंट पे ही चेक दिया था। ठीक है, अब 80G की कैलकुलेशन देखिए कैसे होगी। सर एडजस्टेड टोटल इनकम पहले निकाल लो, जितनी मेरी ये आ गई ना 5,37,250 में से बाकी सारी डिडक्शन सिवाय 80G के 1,20,000, 50,000 और ये 50,000, मतलब 50, 1 लाख, 2 लाख, 2,20,000 जाएगा, मतलब इसमें से सर 2,20,000 घटा दो। अब जो वैल्यू आती है 5,73,240 में से 2,20,000 घटा, है तो यहाँ पे आइए 5,73,240 में से 2,20,000 घटा दिए, जो वैल्यू आई वो आई 3,53,240। अब इसका 10% लेते हैं, इसका 10% मेरी लिमिट होती है, ये आ गई सर मेरी लिमिट, 10% निकाले 35,324 की लिमिट आ गई। इससे ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने खर्चा किया 50,000 रुपए का, तो खर्चा हमने कर दिया 50,000 रुपए का, लेकिन हमारी लिमिट थी 34,000 रुपए, तो जो दोनों में लोअर था, हम अपनी लिमिट से ऊपर तो जा नहीं सकते। तो मेरा जो खर्चा एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G है, मेरा जो खर्चा, वर्ड को सुनिएगा, मेरा जो खर्चा एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G है वो होगा 35,334 रुपए, 334 रुपए, 35,324। बट हमको डिडक्शन कितना मिलेगा? सर डिडक्शन कितना मिलेगा? सर डिडक्शन कितना मिलेगा? सर डिडक्शन कितना मिलेगा? देखो किसको दिया इन्होंने, ये अगर किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हैं जो कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, तो उस पर 50% ऑफ अमाउंट ऑफ डोनेशन मिलता है। तो हम 35,524 का कर सकते थे, इसका हमको 50% का डिडक्शन मिलेगा, जो आता है 17,662। अब आइए ऊपर क्वेश्चन में, आपने 80G की डिडक्शन निकाल दी, 17,662 कहां से आई पता है? सारी की सारी डिडक्शन जोड़ दो, 1 2 3 4 डिडक्शन जोड़ के हम 5,73,240 में से माइनस कर देंगे, टोटल इनकम आ गई मेरी इतनी, टोटल इनकम आ गई मेरी इतनी। बट टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 2.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसको भी यहाँ जोड़ के आ गए, 2,45,000 का था। अब टैक्स लगाना है सर, टैक्स तो 2,45,000 रुपए पे तो 20% का टैक्स रेट फिक्स है सर, 49,000 ये लगा दीजिए,
और बाकी बचे हुए पैसे पे अपना 5%, 20% और 30% का स्लैब रेट लग जाएगा। स्लैब रेट आपको आता है, और लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन है इसलिए 3 लाख वाली लिमिट लगेगी। तो 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5%। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में ये 3,35,000, 3,35,578 है ना, माइनस 3 लाख का 5%। यार कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा ठीक से, प्लीज आप भी कैलकुलेट कर लो भाई। 35,580 का हम जब निकालते हैं 5%, 3 लाख के ऊपर तक की तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है, तो आ रहा है आपका 1778.9, दैट इज 1779। देन क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दिए, 49,000 प्लस 1779 पर 50,779 आ गया, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ना कभी भी नहीं भूलना है सर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, एंड हैंस प्रूव्ड। सर यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन के स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो लगभग 1.5 पेज तक पहुंच गया। 1.5 पेज का सॉल्यूशन आपने 80G को छोड़ के बाकी कैलकुलेशन तो यहीं पे कर ली थी। 80G छोड़ के बाकी कैलकुलेशन ओरली हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सर एक क्वेश्चन आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, आर हैज अ पे, हमें क्या करना है, फॉल अलाउ होंगे कि नहीं ये निकालना है। अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, राजन हैज टू पे a hospital for treatment of 62,000 and spent nothing for life insurance of maintenance of handicap dependent। ओके सर, एक सेक्शन यहां तक मुझे याद आ रही है, 80DD के बारे में हमने कुछ पढ़ा था सर, जो किसके बारे में बात करता था, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता था सर। मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता था। मैं बताया था गवर्नमेंट की कितनी अच्छी मंशा है कि आप ऐसे लोगों की मदद करिए, इसलिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज डायरेक्ट दे देती है, भले ही आपने 75,000 पूरा किया हो या ना किया हो। उसके बाद भी मैंने बताया था कि ये कंडीशन बढ़ के ये अमाउंट बढ़ के 1,25,000 हो जाता है अगर आप सवेरे डिसेबिलिटी के साथ, डिसेबिलिटी वाले पेशेंट के साथ है, मतलब जिसके अंदर डिसेबिलिटी 80% और मोर है, अगर उसके लिए खर्चा करते हैं। तो राजन ने अगर हाउस प्रॉपर्टी के तहत इसको खर्चा किया है तो सर ये 62,000 रुपए की जगह इनको पूरा 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर वो सवेरे डिसेबिलिटी है तो वहां पे सर 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। आइए, द डिडक्शन ऑफ 75,000 अंडर सेक्शन 80DD इज अलाउड इन फुल irrespective of the amount expenditure incurred or paid by the SSC if the expenditure is incurred in respect of the dependent with severe disability, the deduction allowable as 1,25,000। अगर कहीं कहीं ये सिविल डिसेबिलिटी की जगह लिख देना 80% और मोर डिसेबिलिटी तो भी बात सेम ही होती है। सर राजा जो रेसिडेंट इंडियन है, स्पेंड किया नथिंग फॉर ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिट 25,000 विद LIC फॉर मेंटेनेंस। ट्रीटमेंट पे करे या मेंटेनेंस पे करे, बात तो दोनों का डिडक्शन 80T में मिलता है। मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ लिखा था ट्रीटमेंट, तो सर 80DD में इसको भी मिल जाएगा, और 25,000 की जगह इसको पूरी इसको भी 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। और अगर या तो 25,000 इसने किया है तो 75,000 मिलेगा, या 1,25,000 मिलेगा। सेम सर वही आंसर है यहाँ पे भी। देखिए, SSC राजन हैज डिपॉजिटेड 25,000 फॉर मेंटेनेंस ऑफ handicapped dependent, the SSC is however eligible to claim 75,000 since the deduction of 75,000 allowed is in full irrespective कितना खर्चा किया, irrespective of the amount deposited with LIC। in this case dependent were with severe disability, the deduction allowable is 1,25,000 रुपए। कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी यहाँ पे। चलिए, राजन जी हो गए, राजा अगर फिर से राजन आ गए। राजन जी ने इनकर्ड किया 20,000 फॉर ट्रीटमेंट एंड 25,000 फॉर डिपॉजिट विद द LIC मेंटेनेंस एंड हैंडीकैप डिपेंडेंट। मतलब 80DD से इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्यार है, ये क्वेश्चन जाता है 80DD के चरणों में, बहुत ज़्यादा प्रेम है। हमने बार बार पढ़ा कि सर दोनों ही अलाउड होता है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए दे चाहे ट्रीटमेंट के लिए दे। 75,000 और 1,25,000 वाली लिमिट अगेन आ जाएगी। देखिए, 75,000 और 1,25,000 दोनों लिमिट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1,75,000 irrespective of the actual amount of maintenance, therefore the deduction will be 75,000 even though the amount इनकर्ड या डिपॉजिट ओनली 45,000, और अगर डिसेबिलिटी 80% और मोर वाली है तो 1,25,000। चलिए सर, अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ ₹50,000 बाई चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाई एन इंडियन कंपनी। सर जहां हमने 80DD के चरणों में प्रणाम किया वहीं पे इन्होंने अपना सेक्शन ही बदल दिया। ये है आपका 80GGB जो आपने पढ़ा होगा PGPP में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम किए हैं कि मेरे
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जब हम कंप्यूट करते हैं तो ये मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए वहां पे एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता था, बट 80 GGB में अलाउड किया जाता था इज रिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम कितना भी। तो हम चूंकि इसको चेक से पेमेंट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्टोरल ट्रस्ट में किए हैं तो 80 GGB में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट is eligible for deduction under section 80 GGB from the gross total income since such payment is made otherwise than by way of cash। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। सर एक्सरसाइज 1 के लिए एग्जामिन करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, हमें निकालना क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ओके सर, हम समझ लीजिए हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और ये गोल है, जो करेक्ट होगा वो गोल में जाएगा, ये गोल है, जो करेक्ट होगा वो गोल में जाएगा, जो करेक्ट नहीं होगा वो गोल में नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 मिस्टर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। होम बोला था क्या मैंने सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। His son is already employed in the firm. Mr. Amit will be get deduction under section 80E। सर बेटा तो बेटा है, भले ही वो एम्प्लॉयड है नहीं है, डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है, अगर उसके पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, उसके कर्जे का इंटरेस्ट भरा है तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया गोल। सर इसमें एग्जेम्पशन देती है गवर्नमेंट 80E के अंदर। स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ लिया जाए। हाँ सर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The deduction under section 80 available to an individual in respective of the interest on loan taken for his higher education of and higher education of his relative। relative के लिए ले या खुद के लिए? For the purpose of relative means spouse, children of the individual। Therefore, Mr. Amit will get the deduction under section 80E। It is immaterial, ये immaterial है कि son is already employed in a firm। This would not affect Mr. Amit's eligibility to take deduction under section 80E। ठीक है सर जी। अब बात करते हैं दूसरी, सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आप इसको यहां पे लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। 80C में बहुत सी डिडक्शंस हैं और हमने बोला था डिडक्शंस को हम केवल उन्हीं डिडक्शन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस के साथ आएंगी। तो अभी एक क्वेश्चन के साथ एक और डिडक्शन आ गई। हाँ, 80C के अंदर अलाउड होता है वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हमने इन्वेस्ट किया इन द बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। ठीक है, तो ये भी सही है सर, ये भी मेरे गोल पोस्ट में चला गया, ये भी मेरे गोल हो गया। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर सेक्शन 80C2। सब्सक्रिप्शन टू सच बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट वुड क्वालिफाई द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब तीसरी बात, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन, मतलब को 80C की डिडक्शन लेने के लिए हम किसी भी तरीके से लें, इन्वेस्टमेंट करें, कॉन्ट्रीब्यूशन करें, सब्सक्रिप्शन करें, इज एलिजिबल टू अप्रूव्ड मोड, किसी भी अप्रूव्ड मोड में, शुड बी मेड फ्रॉम द आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब सर हम ये जो 80G की इन्वेस्टमेंट करें टैक्सेबल इनकम से करें, क्यों? एग्रीकल्चरिस्ट अगर है उसको कोई एग्रीकल्चर इनकम हो गई है तो क्या वो LIC की पॉलिसी नहीं ले सकता? ले सकता है सर, बस हाँ डिडक्शन उसको तब भी मिलेगी। वहां कहीं भी हमने 80C पढ़ा है तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, 80C पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि टैक्सेबल इनकम से होना चाहिए। बट याद रखिएगा, क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था ये कैरी फॉरवर्ड वाली चीज नहीं होती, क्योंकि ये डिडक्शन है, लॉसेस की तरह ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आइए, तो क्या ये भी गोल हो गया था? तीसरा ये तो सर करेक्ट है। इन ऑर्डर टू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन इज एलिजिबल टू अप्रूव्ड मोड शुड बी मेड बोला है। अरे सर एग्रीकल्चर इनकम से हो सकता है, तो ये आपका गोल नहीं हो पाया, गलत है। मतलब हम एग्रीकल्चर, वही जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चरिस्ट क्या नहीं करेगा, LIC का करेगा सर। तो जरूरी नहीं है, कहीं 80C में लिखा नहीं है कि टैक्सेबल इनकम से होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। This is no stipulation under section 80C that the investment subscription should be made from out of income chargeable to tax। बात तो सही है। चौथा पढ़ते हैं, where an individual repay a sum of 30,000 toward principal and 14,000 as an interest in respect of loan taken from a bank for pursuing eligible higher studies, the deduction allowable under section 80E of 44 है। बेईमानी 80E में तो सर इन्होंने बोला E for education, और एजुकेशन में इंटरेस्ट का सर इन्होंने बोला था इंटरेस्ट अलाउड होता है, इन्होंने अपने प्रिंसिपल का 30,000 कैसे अलाउड कर दिया? सर केवल 14,000 अलाउड हो गया, ये तो बेईमानी कर गए, ये गोल नहीं कर पाए। दिस इज इनकरेक्ट।
दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E is in respect of interest paid to education loan, hence the deduction will be limited to 14,000 rupees only. चलिए, Ms. Sheila, widow of Mr. Satish, received 7 lakh on 1/5/2019 being amounts standing to the credit of Mr. Satish in his NPS मतलब पेंशन स्कीम के अंदर है अकाउंट in respect of which deduction has been allowed under section 80CCD, जिसके लिए हम 80CCD में एग्जामिशन ले लिए थे. To Mr. Satish in the earlier previous years, such amount received by her as a nominee on closure of the account is deemed to be the income of assessment 2021. सर ये बात सही नहीं है. देखिए छोटी सी बात, छोटी मगर मोटी बातें. मैंने आपको शुरुआत में क्लास के बताया था कि डिडक्शंस जो होते हैं ये गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए देती है, कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए डिडक्ट कर रही है. अब एक इंसान मर चुका है, इसके पेंशन का पैसा अगर इसकी विडो को दे रहे हैं और भले ही हम इस पे पहले से हमने डिडक्शन ली थी, बट डिडक्शन तो प्रमोट करने के लिए ली थी, तो जब इसकी विडो को एज ए नॉमिनी हम जब पैसा दे रहे होते हैं ना, तो इसके हाथ में एग्जेम्प्ट कर, इसके ऊपर वैसे भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है, इसका पति मर चुका है, अब इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे. इसकी विडो जो रो रही है, इसको जो पैसा मिला ना इसकी डेली नेसेसिटीज के लिए, सर रो कहाँ रही है, सॉरी रो रही है, डेली नेसेसिटीज के लिए इसने पैसा निकाल लिया होगा पेंशन का, इसके ऊपर कोई टैक्स की बात नहीं होगी. हम भारत सरकार इतनी जुल्मी नहीं है कि इस पैसे पे भी हम टैक्स लें. आपका पति चला गया, आपके पास बस पैसे का सहारा है, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. आइए, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. द प्रोविजो of section 80CCDE provide that the amount received by the nominee on closure of NPS account on the death of the assessee shall not be deemed to be the income of the nominee. Hence, amount received by Mrs. Sheila would not be deemed to be the income of the assessment year 2021. Mr. Vishal, a central government employee, contribute 50,000 towards Tier 2 account of NPS. The same would be eligible for deduction under section 80CCD. इस पे मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, बट मैं सिर्फ ICI का ओपिनियन बताऊंगा आपको. पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड नहीं है कि आप 80CCD के पास पहुंच जाएं. इस चीज को ध्यान रखिएगा. और ये टायर 2 अकाउंट ऑफ NPS है, आपको ये भी लर्न करना है, ये चीज आपको लर्न करनी है. टायर 2 ऑफ अकाउंट NPS है जो कि 80C में जाता है, ना कि 80CCD में जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कंट्रीब्यूशन टू टायर 2 अकाउंट ऑफ NPS, ये यहाँ पे ना टायर 2 अकाउंट ऑफ NPS की बात कर रहे हैं. टायर 2 ऑफ अकाउंट ऑफ NPS में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं would qualify to deduction under section 80C and not 80CCD. ये आपको लर्न करना है. ओके सर, तो इस तरह से हम लोग अचीव कर लिए अपना टारगेट. डिडक्शंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. आप इस लेक्चर्स को 3 से 4 बार जरूर सुन लीजिएगा और 1.25 या 1.5 की स्पीड जो आपको सहूलियत भरी लगे उस पर आप इसका रिवीजन भी करिएगा. आपकी क्लासेस ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी, बट अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासों को जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स को, अपने वैल्यूएबल रिव्यू को मुझे व्हाट्सएप करिए. ओके, व्हाट्सएप में. टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में.